गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पार्ट 20 एवं पार्ट 21 के तहत प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट if first half of the English alphabet be written in reverse order and problem based on mixed movement if second half of the alphabet be written in reverse order की पर चर्चा की थी। कहने का अभिप्राय है कि पार्ट 20 एवं 21 में मैंने क्रमशः अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए एवं अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए को अलग अलग प्रस्तुत किया था। लेकिन आज पार्ट 22 के अंतर्गत हम अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम में किए जाने पर अर्थात कि बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, कहने का अभिप्राय है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को एक साथ विपरीत क्रम में किया जाए तो ऐसे प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। हम लोगों ने पार्ट 20 एवं 21 के तहत पार्टिकुलरली फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकेंड हाफ रिवर्स को देखा था। आज दोनों हाफ को रिवर्स किया गया है। कहने का अर्थ है कि एक साथ दोनों हाफ को विपरीत क्रम में किया गया है। उस पर आधारित प्रश्न को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हूं और इस प्रकार से पार्ट 20 एवं 21 अपने आप में रिवीजन भी हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट 20 में तो हमने फर्स्ट हाफ रिवर्स का केस आपको बताया था, पार्ट 21 में सेकेंड हाफ रिवर्स का केस बताया था, लेकिन आज दोनों हाफ को एक साथ मैंने रिवर्स किया है। तो इस स्थिति में पार्ट 20 और 21 के तथ्य रिवाइज हो जाएंगे। तो चले हम लोग पार्ट 20 अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम टाइप 5 के तहत problem based on mixed movement if both half of the English alphabet be written in reverse order पे गौर करते हैं। तो सबसे पहले डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर पे गौर करें। यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट हाफ लिखा है, यहाँ सेकेंड हाफ है और हम लोगों का दोनों हाफ रिवर्स कर दिया गया है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि फर्स्ट हाफ ए से एम तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को फर्स्ट हाफ कहते हैं, प्रथम अर्धांश कहते हैं, एवं एन से जेड तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को सेकेंड हाफ कहते हैं, जिसकी परिचर्चा पहले ही की जा चुकी है। इन तथ्यों की परिचर्चा प्रारंभिक लेक्चर में ही की जा चुकी है। तो जैसा कि आपको ये ज्ञात है कि ए से एम तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को प्रथम अर्धांश कहते हैं अर्थात फर्स्ट हाफ कहते हैं, एवं एन से जेड तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को सेकेंड हाफ कहते हैं अर्थात द्वितीय अर्धांश कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही अर्धांश टाइप 5 के तहत जो है विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, अर्थात A to M become M to A, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं M to A,
और n टू z बिकम z टू n कर दिया गया है। दोनों ही हाफ रिवर्स ऑर्डर में है, REV लिखा गया है। 13 लेटर ईच, दोनों ही हाफ में 13 लेटर है। ये हमारा फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। यहाँ पे जैसा कि आपको ज्ञात है कि मिक्स्ड मूवमेंट में आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी हमें इनिशियल मान प्राप्त होता है वह या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होता है। मिक्स्ड मूवमेंट में आफ्टर द प्रोसेसिंग जो इनिशियल मान प्राप्त होता है, जो पीवी प्राप्त होता है, प्रोसेसिंग वैल्यू प्राप्त होता है, वह या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फ्रॉम राइट की जाति का। फ्रॉम लेफ्ट का काउंटिंग हम लोग इधर से करते हैं, फ्रॉम राइट की काउंटिंग इधर से करते हैं। यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे M जिसका प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 13 दर्शाया गया है, यहाँ A जिसका प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 1 दर्शाया गया है, यहाँ पे Z जिसका प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 26 और यहाँ पे N जिसका वास्तविक मान प्रॉपर अल्फाबेटिकल वर्णमाला क्रमांकिक मान 14 दर्शाया गया है। दोनों ही हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। जैसा कि पार्ट 20 और 21 में भी इंडिविजुअली आपको इस बात की परिचर्चा की गई थी, यहाँ पे टाइप 5 के तहत पार्ट 20 और 21 के तथ्यों का रिवीजन हो रहा है, क्योंकि दोनों ही अर्धांश एक साथ रिवर्स किए गए हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग यदि पलट दिया जाए, किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग, हमेशा के लिए ये बात दिमाग पर बैठा लीजिए कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग, प्रथम भाग, मध्य भाग, अंतिम भाग, कोई भी भाग पलट दिया जाए एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पर अगर कोई मान गिरे तो सिंपल उस पार्ट के प्रथम और अंतिम मान को जोड़कर स्टैंडर्ड मान बनाइएगा और वहां पे गिरने वाले किसी भी मान को जो कि फ्रॉम लेफ्ट से उस रीजन पे गिरे आप उस स्टैंडर्ड मान से घटा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया हो, पलट कर लिखा गया हो एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन में कोई मान गिरता है तो उस रीजन के पहले और अंतिम कंपोनेंट के मान को जोड़कर स्टैंडर्ड मान बना लीजिएगा और उस स्टैंडर्ड वैल्यू से वहां पे गिरने वाले मान को घटाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे गौर कीजिए, M का मान 13 और A का मान 1 को जोड़कर स्टैंडर्ड वैल्यू 14 बनाया गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द पार्ट। और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को हम 14 स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस PV करेंगे। PV दैट इज द प्रोसेसिंग वैल्यू। PV का अभिप्राय होता है प्रोसेसिंग वैल्यू। तो यहाँ पे कोई भी मान गिरेगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने दिखाया है, यह भी हाफ रिवर्स है। तो Z का मान 26 और N का मान 14 को जोड़कर 40 बनाया गया है। इस रीजन पे फ्रॉम लेफ्ट से कोई भी मान यहाँ पे गिरे, आप स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से आप घटाइएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आफ्टर ऑल जब हम राइट साइड से चलते हैं तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया है कि राइट साइड से सेकेंड हाफ के तहत अगर कोई भी मान गिरता है तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को वहाँ ऐड कर दीजिएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है PV प्लस 13 ऑफ फर्स्ट हाफ, इसलिए कि कंटिन्यू करने के लिए हम लोग 13 ऐड कर देते हैं। और जब आप फर्स्ट हाफ में गिरेंगे फ्रॉम राइट साइड से तो यहाँ पे क्या लिखा है PV माइनस 13 ऑफ सेकेंड हाफ। इस हाफ का आप 13 घटा दीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सेकेंड हाफ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे 13 घटाया जाता है। और जब आप ये सवाल करेंगे कि यहाँ पे मैंने 13 क्यों जोड़ा, तो मैंने 13 इसलिए जोड़ा कि कंटिन्यू करने के लिए 13 जोड़ा जाता है, जिसको कि मैं अभी स्पष्ट करूँगा, ठीक ना। आप यहाँ पे गौर करें सिंपली कि पहले तो ये बाएं से क नंबर, तो ये फ्रॉम लेफ्ट 1 नंबर काउंट होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों समरूप नहीं होते हैं। स्थानीय मान स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होते हैं और प्रारंभिक गणना जो की जाती है वह स्थानीय मान पर की जाती है, प्लेस वैल्यू पे की जाती है।
जबकि फाइनल रिजल्टेंट जो होता है, अंतिम परिणाम जो होता है, वो वास्तविक मान पर डिपेंड करता है, वास्तविक मान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक जो गणना की जाती है वह स्थान विशेष के आधार पे की जाती है। ये अभी 22 से 1 नंबर काउंट होगा, 9 की 13 नंबर, इसका वास्तविक वर्णमाला क्रमांकित मान 13 है, लेकिन अभी फिलहाल ये इधर से गिनेंगे तो 1 नंबर। ठीक, तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये 22 से 1 नंबर, 1 नंबर, क्या 1 नंबर लेटर है? नहीं। तो हमने क्या बताया था कि m का मान 13 और a का मान 1 को जोड़कर हमने स्टैंडर्ड वैल्यू 14 बनाया था। तो 14 से आप 1 को घटा दीजिए, क्योंकि पी भी आपका 1 है, 1 कह रहे हैं तो पी भी 1, तो 14 से गया देखिए 13। अब यहाँ से जब बोला जाए कि ये क्या नंबर, तो आप कहिएगा कि ये 13 नंबर, क्योंकि दोनों ही खंड में 13 लेटर हैं। दो अक्षर को केवल दर्शाया गया है, बाद बाकी लेटर हिडन फॉर्म में है, लेकिन दोनों ही खंड में 13 दोनों ही खंड 13 अक्षरों से युक्त है। तो यहाँ से ये फ्रॉम लेफ्ट ये क्या नंबर, तो 13 नंबर, क्या ये 13 नंबर लेटर है? नहीं। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू जो 14 आपने बनाया उससे 13 को घटाइए, 14 में 13 गए। अब यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट ये क्या नंबर, तो दोनों खंड में 13 लेटर है, तो ये 13 को क्रॉस करने के बाद ये 14, क्या ये 14 नंबर लेटर है? नहीं। तो हमने क्या बताया, 26 और 14 को जोड़कर जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपने 40 बनाया था, उस 40 से 14 को घटाइए, 26 हो जाएगा। यहाँ से ये क्या नंबर, 26 नंबर, ये क्या 26 नंबर लेटर है? नहीं। क्या करेंगे, 40 से 26 घटाइए, 14 आ गया। अब जब यहाँ से गौर करते हैं तो ये इधर से फ्रॉम राइट क्या नंबर, 1 नंबर, क्या 1 नंबर है? नहीं। ये कैसा 1 है, 13 जो हमने यहाँ फर्स्ट हाफ का लाकर ऐड किया, इसलिए कि ये कैसा 1 है, तो ये वैसा 1 है जो कि मूल क्रम में 13 के बाद आता है। मूल क्रम में 13 के बाद आने वाला 1 अर्थात 14। तो यहाँ पे दिमाग पे बैठाए रखिएगा कि इस हाफ में जब रहेंगे, कोई भी पी भी इस हाफ में गिरेगा, तो फर्स्ट हाफ में स्थित जो अक्षरों की संख्या आप यहाँ पे ऐड करें, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ से ये क्या नंबर, 1 नंबर, क्या 1 नंबर है? नहीं। आप फर्स्ट हाफ वाला 13 ऐड कर दीजिए, देखिए 14। यहाँ से ये क्या नंबर, तो 13, क्या 13 नंबर लेटर है? नहीं। वास्तविक मान में परिवर्तन करने के लिए फर्स्ट हाफ का जो 13 है वो ऐड कर दीजिए, देखिए 26। अब यहाँ से ये क्या नंबर, तो 13 के बाद 14, क्या ये 14 नंबर है? नहीं। तो जब आप इस हाफ में प्रवेश कर गए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये 13 जो है, 13 का खंड इसमें खोल दीजिए, देखिए वही लिखा है पीवी माइनस 13 ऑफ सेकेंड हाफ। यहाँ पे पीवी प्लस 13 ऑफ फर्स्ट हाफ लिखा हुआ है, पीवी प्लस 13 ऑफ फर्स्ट हाफ, जबकि यहाँ पे पीवी माइनस 13 ऑफ सेकेंड हाफ। इस हाफ में जब प्रवेश कर जाएंगे तो इस हाफ की कोई जरूरत नहीं है, तो उस हाफ के स्थित अक्षरों की संख्या को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ से ये 14 नहीं है, तो सेकेंड हाफ वाला 13 इसमें घटा लीजिए, 14 में 13 गया, देखिए 1। यहाँ से एक है नंबर 26, क्या है 26 है? नहीं। तो सेकेंड हाफ वाला 13 26 से घटाइए, देखिए 13 आ गया। ठीक, जैसा कि प्रत्येक मिक्स मूवमेंट में आपने इसको देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट की जब बात करते हैं तो मूवमेंट का कॉम्बिनेशन 4 प्रकार से होता है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। इस बात की परिचर्चा अनगिनत बार की जा चुकी है कि मूवमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन 4 प्रकार का होता है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रकृति का नियम है कि जब भी दो चीज़ों को किसी भी दो चीज़ को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न होता है। और यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से जब दो डायरेक्शंस को हम एक दूसरे के करीब लाएंगे तो कोई ना कोई चार्ज उत्पन्न होगा। और हमने बताया था कि इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, यह चुंबकत्व के नियम को फॉलो करता है। चुंबकत्व का नियम क्या है कि दो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण और दो असमान के बीच आकर्षण। कहने का अभिप्राय है कि बिटवीन द टू सेम पोल रिपल्सन एंड बिटवीन द टू अपोजिट पोल अट्रैक्शन, इट इज द रूल्स ऑफ नेचर, इट इज द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो जब भी दो समान डायरेक्शन आए तो चार्ज माइनस दीजिएगा, जब भी दो समान डायरेक्शन आए चार्ज माइनस दीजिएगा, जब भी दो असमान डायरेक्शन दिए जाए चार्ज प्लस, जब भी दो असमान डायरेक्शन दिए जाए प्लस। एंड मूवमेंट का कंपल्सरी फैक्टर है कि हर हाल में फ्रॉम लेफ्ट या राइट जो भी जाति दिया जाए प्रश्न में आपको ऊपर रखना है। एंड सेकेंड टर्म पे आपको टू दी लेफ्ट या राइट की जाति जो भी दी जाए उसको नीचे रखिएगा। और यहाँ पे चार्ज डिपेंड करेगा दिए गए डायरेक्शन पे। अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस, दोनों राइट राइट है तो माइनस, एक लेफ्ट एक राइट प्लस, एक राइट लेफ्ट एक प्लस।
एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग यहाँ पे जो मान गिरेगा जिसको हम लोग पीवी भी कहते हैं, ये ऊपर वाले की जाति का गिरेगा। अगर आपको प्रश्न में फ्रॉम लेफ्ट दिया हो तो फाइनली रिजल्ट है फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा। अगर प्रश्न में फ्रॉम राइट दिया गया हो फर्स्ट टर्म पे तो फाइनली रिजल्ट जो है फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा। फ्रॉम लेफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में एफएल कहते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनका कि प्रयोग होता है प्रॉब्लम बनाने के क्रम में। यहाँ पे एफएल लिखा गया है। एफएल का मतलब होता है, एफएल का मतलब होता है फ्रॉम लेफ्ट। एफएल का मतलब फ्रॉम लेफ्ट होता है अर्थात बाएं से। एफआर का मतलब फ्रॉम राइट होता है अर्थात दाएं से। टीएल का मतलब टू द लेफ्ट होता है अर्थात बाईं ओर, और टीआर का मतलब टू द राइट होता है अर्थात दाईं ओर। तो इन टर्मिनोलॉजी को दिमाग पर रखिएगा क्योंकि प्रॉब्लम बनाने के क्रम में एफएल, एफआर, टीएल, टीआर का ही प्रयोग होता है। एफएल दैट इज द फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म एफएल है, हिंदी में बाएं से कहते हैं। एफआर फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में दाएं से कहते हैं। एंड टीएल टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में बाईं ओर कहते हैं। एंड टीआर टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में जिसे दाईं ओर कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर, कुछ पॉइंट्स हम बताए हैं। यहाँ पे जिन तथ्यों को मैं समझा रहा था उसी का एक डिस्क्रिप्टिव एक जो है स्टेटमेंटल फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्या? इफ एफएल 13th और लेस देन 13 देन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 14। कहने का अभिप्राय है कि यदि कोई मान बाएं से आफ्टर द प्रोसेसिंग, ये आफ्टर द प्रोसेसिंग के लिए है कि आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई पीवी, जो यहाँ पीवी मैंने लिखा है कि प्रारंभिक गणना करने पे जो है रिजल्ट आता है पीवी आता है। आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान बाएं से 13 या 13 से कम प्राप्त होता हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटा लीजिए। और 14 कहाँ से लाया? तो m का मान 13 और a का मान 1 को ऐड करके हमने 14 बनाया है। क्लियर? सेकेंड फैक्टर यहाँ पे लिखा गया है FL 14 to 26 then subtract that value from standard value 40। 40 कहाँ से लाया गया? तो z का मान 26, n का मान 14 को जोड़कर स्टैंडर्ड वैल्यू 40 बनाया गया है। तो कहने का अभिप्राय है कि बाएं से यदि कोई मान 14 से लेकर 26 के अंतर्गत आए तो हमें अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए, अभिष्ट लेटर प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटा लेना चाहिए। ठीक। थर्ड टर्म आपको लिखा गया है कि थर्ड फैक्टर कि फ्रॉम राइट 13 और लेस देन 13 और लेस देन 13 दैट इज हम लोग इस रीजन में रहेंगे, वही लिखा जा रहा है। फिर से एक बार इसको देखिए, हम क्लियर स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाते हैं। FL 13 और लेस देन 13, FL काउंटिंग FL फ्रॉम लेफ्ट इधर से काउंट करेंगे। FL 13 और लेस देन 13 दोनों इच में है तो FL 13 और लेस देन 13 दैट इज 13 या 13 से लेस, तो हम लोग फर्स्ट हाफ में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो भी पीवी प्राप्त हो इस रीजन में आप उसको 14 से स्टैंडर्ड वैल्यू से घटा लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। FL 14 to 26, FL 14 to 26 दैट इज द हम लोग 14 to 26 इस रीजन पे रहेंगे। तो इस रीजन पे अगर कोई मान गिरे तो क्या कह रहा है कि बाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत गिरे तो उस अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए, अभिष्ट अक्षर प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटा 40 से घटा लीजिएगा। 14 नहीं 40, 26 और 14 को जोड़कर 40 बनेगा, 40 से घटा लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब जब फ्रॉम राइट की बात की जाती है कि फ्रॉम राइट 13 और लेस देन 13 दैट इज द हम लोग इसी रीजन में रहेंगे। इस रीजन पे जब आप रहते हैं तो क्या करना है कि रिक्वायर्ड लेटर निकालने के लिए, अभिष्ट अक्षर निकालने के लिए आप फर्स्ट हाफ वाले 13 लेटर को यहाँ ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम राइट 14 to 26 देन सब्ट्रैक्ट 13 ऑफ सेकेंड हाफ फ्रॉम दैट वैल्यू। यहाँ पे जब यदि कोई मान दाएं से 14 से 26 दैट इज इस रीजन पे जब आप रहिएगा तो इस रीजन पे स्थित अक्षरों की संख्या की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे गिरने वाले मान को से ये 13 को घटा दीजिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? तो अब कुछ प्रॉब्लम्स मैंने पहले से फ्रेम आउट कर दिया है ताकि समय की बर्बादी ना हो। तो अब हम लोग सबसे पहले लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम रिप्रेजेंट करके रखा गया है लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन का। क्लियर? तो आइए
क्या लिखा हुआ है प्रश्न पे गौर कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर अक्षर के बाईं ओर 13वां। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि बोथ हाफ रिवर्स किया गया है तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? इट मीन्स कि आपसे कहा जा रहा है कि which letter will be 13 to the left of 18th letter from your left if both half of the English alphabet be written in reverse order। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे क्लास में भाषाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका माध्यम, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो, इसकी कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैं दोनों ही वर्जन में एक साथ प्रॉब्लम डील करता हूं। अगर हिंदी के प्रश्न है तो मैं उसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर देता हूं, ट्रांसलेट करता हूं। अगर इंग्लिश के प्रश्न है तो उसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, केवल आप ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास करेंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ध्यान लगाकर जो भी बोला जाए अगर नोट करना तो नोट करने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज जो है लेक्चर को बारीकी से अवलोकन करने का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सुने कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? इट मीन्स which letter will be 13 to the left of 18th letter from your left if both half of the English alphabet be written in reverse order। तो कहने का अर्थ है कि क्या हम कहेंगे 18 13 5 14 5 9 आंसर आई। क्या देखिए जादू, 18 13 5 14 5 9 आई। लेकिन हमारे ऐसे कह देने से कैंडिडेट के दिमाग में ये बात समझ नहीं आ जाती, एट द इनिशियल स्टेज नहीं समझ आ जाती। लेकिन बहुत सारी झोला छाप, बहुत सारे ऐसे बंदर जो हैं अपनी कलाकारी दिखाते हैं कि देखो भाई यार, अरे वो तो लिख के दिखाते हैं, मैं तो भरबल बोल रहा हूँ, मैं तो भरबल ही बोल रहा हूँ। 18 13 5 14 5 9 आई। और ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आफ्टर दैट जब आप बनाने की प्रक्रिया को भली भांति समझ लेंगे तो आप भी इसी प्रकार से भरबली बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन कब? जब आपका मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बनाकर संबंधित टॉपिक्स पे कमांड हो जाएगा, तब इस प्रकार से आप करेंगे कि 18 13 5 14 5 9। सोच रहे होंगे कि 18 13 5 कैसे होता है, वो आपको अंडरस्टूड करना है कि घटना है या जुड़ना है, सब अंडरस्टूड होता है, सब ब्रेन में ही अंडरस्टूड हो जाता है, समझ रहे हैं ना। टोटल प्रक्रिया मानसिक रूप से ही हो जाती है, कोई कैलकुलेशन नहीं। लोग सोच रहे होंगे कि 18 13 5 कैसे हो गया, क्या 18 13 तो 31 हो जाना चाहिए, 18 13 5 और 14 5 9, 14 5 19 होता है। लेकिन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो घट रहा है या बढ़ रहा है, वो सारा सेटअप दिमाग पे हो रहा है, समझ रहे हैं। मैंने तो बताया कि बहुत सारे झोला छाप, बहुत सारे कलाकार जो कि अपनी सुपरमेसिस आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं, तो मेरे सुपरमेसी करने से, हमारी कलाकारी दिखाने से, हमारी जादू दिखाने से कैंडिडेट समझ जाए, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। अध्ययन का यह अर्थ नहीं होता है कि आप मदारी की तरह जादू दिखाइए, बल्कि कैंडिडेट्स को समझ में आनी चाहिए, कैंडिडेट्स के सिर के ऊपर सुना चले जाए। झोला छाप सब तो लिख के दिखाते हैं कि ऐसे 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 करो, मैं तो भरबल बोल रहा हूं कि नहीं 18 13 5 14 5 9 आई, आंसर आई हो गया।
और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भी ऐसा ही करें, आपको भी ऐसा ही करना है। लेकिन कब? तब जबकि आपका मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बना के संबंधित टॉपिक्स पे कमांड हो जाए, तो पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ झोला छाप तो लिखते हैं, आपको वो भी नहीं करना है, वर्बली बनाना है। जैसे मैं बता रहा हूँ 18 13 5 14 5 9 पर आई। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि लर्निंग स्टेज में कभी भी इस प्रकार का प्रयास ना करें। लर्निंग स्टेप में जिस प्रकार से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डील करता हूं वैसे बनाने का प्रयास करें। जो भी प्रॉब्लम मैं बताता हूं उन प्रॉब्लम को आप 2 बार 4 बार, पहले तो आप लेक्चर को बारीकी से अवलोकन कीजिए, संबंधित बिडिश को बारीकी से अवलोकन कीजिए, को समझने का प्रयास कीजिए। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। एंड आफ्टर दैट आप प्रॉब्लम बनाने का प्रयास कीजिए। जो मैं प्रॉब्लम बताया हूँ 1 बार 2 बार 4 बार उनको बनाने का प्रयास कीजिए, लिख के बनाने का प्रयास कीजिए और स्टेप बाय जैसे मैं बताता हूँ वैसे करने का प्रयास कीजिए। हाँ, जब कमांड हो जाएगा तो आपको बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट देख के आंसर बता देना है। चलिए तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके बाएं से, और जैसा कि मैंने बताया कि बाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में FL। तो हमने यहाँ पे FL लिख दिया। FL कितना दिया गया है गौर कीजिए, FL आपको 18 दिया गया है, बाएं से 18। मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया और बाईं ओर कितना दिया गया है 13। बाईं ओर को इंग्लिश में टू द लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में TL। मैंने यहाँ पे TL लिख दिया। TL कितना तो 13। और अब देख रहे हैं क्या कि दोनों एक ही जाती है, लेफ्ट एंड लेफ्ट की जाती है। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा माइनस, और 18 13 5 फ्रॉम लेफ्ट 5। यही देखिए 18 13 5 जो मैं कर रहा था, 18 13 5। लोग सोच रहे होंगे कि 18 और 13 तो 31 हो जाता है, तो ये 18 13 5 कैसे कह रहे हैं? तो 18 13 5 ऐसे हो रहा है। और मैं जो बोला कि 14 5 या 5 14 9, 5 14 9 कैसे हुआ, 14 5 9 कैसे हुआ? तो अब बता रहे हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान बाएं से 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटाना है। तो फ्रॉम लेफ्ट अगर 5 गिर रहा है तो हम किस रीजन में रहेंगे? फर्स्ट हाफ में रहेंगे, M2A के रीजन में रहेंगे। और इस रीजन पे कोई भी मान गिरे तो क्या करना है? फ्रॉम लेफ्ट इस रीजन में कोई भी मान गिरे तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो 14 आपने बनाया है, स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से इस मान को घटाइए। तो स्टैंडर्ड वैल्यू 14 जो हमने बनाया, स्टैंडर्ड वैल्यू 14, इससे क्या करेंगे? इस 5 को घटाएंगे, 9 आ गया। 9 नंबर लेटर आई होता है, आपका रिजल्ट आई हो गया। वही मैंने बताया था कि 18 13 5 14 5 9 पर आई। समझ रहे ना? तो जैसे मैंने भरवली बताया वैसे ही आपके भरवली बनाना है। लेकिन कब? तब जबकि मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बनाकर आपका कमांड हो जाए संबंधित टॉपिक पे। व्हेन यू कमांड द रिलेटेड टॉपिक टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम, दैट यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वर्बली, नॉट बाय पेन। समझ रहे हैं ना? क्लियर? चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे गौर करें। क्या लिख रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों वर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 24वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा, बाएं से 24वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा क्या लिखा गया है? ध्यान दीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों वर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 24वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा। कहने का अभिप्राय है कि which letter will be third to the left of 24th letter from your left if both half of the English alphabet be written in reverse order। किसी भी प्रकार की भाषाई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह जो चौहान का क्लास है किसी झोला छाप का क्लास नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये बात दिमाग पे रख रखिएगा, भाषाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जिस भाषा में आप समझेंगे उसी भाषा में मैं समझाऊंगा। तो क्या मैंने बताया, इंग्लिश में इसको अगर पढ़ेंगे तो विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट इफ बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो दैट इज मीन्स 24 एंड 3 24 के 24 और 3 21, 24 3 21 और 21 और 40 19, ऐसा आंसर हो गया। देखिए 24 3 21 एंड 21 और 40 19, 40 21 19, 19 23। आप दिमाग में सोच रहे होंगे कैसे हो गया, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि नेवर ट्राई टू दिस टाइप टू सॉल्व दिस टाइप। समझ रहे हैं ना? आपको तत्काल नेवर ट्राई टू सॉल्व दिस वे। हाँ, जब आप आफ्टर द more and more problem, to solve more and more problem, when you command related topic to solve more and more problem, then you try to solve this type। ठीक है? कहने का मतलब है कि इस प्रकार से आपको तब सॉल्व करने का प्रयास करना है जबकि आपका मोर एंड मोर प्रॉब्लम को बनाकर संबंधित टॉपिक पे कमांड मिल जाए। अभी आपको स्टेप बाइज दिखाना है क्या है। तो बाएं से 24 हुए, तो बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में FL कहते हैं, क्योंकि बाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में FL। FL कितना 24 हो गया, 24 मैंने लिख दिया। और बाईं ओर को इंग्लिश में कहते हैं टू दी लेफ्ट, शॉर्ट फॉर्म TL। बाईं ओर का इंग्लिश है टू दी लेफ्ट, शॉर्ट फॉर्म TL। यहाँ पे मैंने TL लिख दिया। TL कितना, तो TL हो गया 3, लेफ्ट है माइनस चार्ज देंगे, और 24 और 3 21, 24 और 3 21। सोच रहे होंगे कि 24 3 21 कहाँ होता है, 24 3 तो 27 होता है। अरे भाई, आपको अंडरस्टूड करना है कि यहाँ माइनस हो रहा है, 24 3 बोल रहे हैं तो 24 3 21 9 27, 24 3 21 अंडरस्टूड करना है कि प्लस है कि माइनस है। और जब 21 गिर रहा है फ्रॉम लेफ्ट, 21 गिर रहा है, तो इस 13 के खंड को क्रॉस करके हम इस खंड में रहेंगे। और मैं बता चुका हूं कि FL 14 to 26 देन सबट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 40 कहां से आया, Z का मान 26 एंड N का मान 14 को हमने ऐड करके स्टैंडर्ड मान बनाया 40। तो इस पे गिरने वाले किसी भी मान को आप स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटाइए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 21 को जो PB, इसी को PB कहते हैं, इसी को PB कहते हैं, ये दिमाग पे बैठा लीजिएगा। तो ये जो 21 गिरा उसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू STDV 40 से घटाएंगे। तो 40 से जब 21 घटाएंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा 19। और जैसा कि ज्ञात है हम लोगों को कि 19 नंबर लेटर क्या होता है, S। फाइनली आपका आंसर S हो गया। क्लियर, कोई शक? अब चले आते हैं तीसरे प्रॉब्लम को, जिसका मीडियम, जिसका वर्जन इंग्लिश में ऑलरेडी प्रश्न लिखा गया है, लेकिन हिंदी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में भी इस प्रश्न का ट्रांसलेट कर दूंगा, इस प्रश्न को हिंदी में भी व्यक्त करूंगा। Which letter will be 9th to the left of 23rd letter from your left if both half of the English alphabet be written in reverse order? आपसे कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 23वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। Which letter will be 9th to the left of 23rd letter from your left if both half of the English alphabet be written in reverse order? कहने का अभिप्राय है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं से 23वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, ये कहा जा रहा है। तो बाईं से कितना कहा जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट कितना है 23। इंग्लिश में उल्ट मतलब विपरीत ओर से जाता है,
हिंदी में हम लोग बाएं से पहले कहते हैं, यहाँ पे क्या है, बाईं ओर और फिर बाएं से कहा जा रहा है, लेकिन अर्थ इसका होता है कि नहीं। यहाँ देखिए, टू दी 9 टू दी लेफ्ट, 9 टू दी लेफ्ट पहले आ रहा है, एंड ऑफ कितना, किसके 9 टू दी लेफ्ट, तो 23rd लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। बोल रहा है विच लेटर विल बी 9 टू दी लेफ्ट, बाईं और 9वां किसके, जो आपके दाएं बाएं से 23वां है। तो इंग्लिश में क्या होता है कि जो बातें हिंदी में पहले होती है वो इंग्लिश में बाद में हो जाती है, और जो बातें हिंदी में बाद में होती है वो इंग्लिश में पहले आ जाती है। यही तो दस्तूर है, तो उससे कोई मतलब नहीं समझना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 23वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो 23वें के बाईं ओर 9वां क्या, तो बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में FL लिखेंगे, FL कितना 23, और बाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, TL लिखेंगे, TL कितना 9। क्लियर। अब क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो फाइनली PV जो हम लोग का गिरेगा यहाँ पे क्या गिरेगा, 14th फ्रॉम लेफ्ट 14th। फाइनली जो PV गिरा वो फ्रॉम लेफ्ट 14th गिरा, और यदि बाएं से 14th गिर रहा है PV तो हम लोग इस खंड को क्रॉस करके इसमें आ जाएंगे। तो इसमें जब आएंगे तो क्या करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से आपको घटाना है। तो 14 जो PV गिर रहा है उसको स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग 40 से घटाएंगे, क्या माना गया 26, एंड 26 नंबर लेटर क्या होता है, Z। हम लोगों का आंसर Z हो गया। क्या ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम लेफ्ट 23rd एंड टू द लेफ्ट 9th, तो 23 और 9 कितना 14, क्या 23 9 कितना 14, और 14 जब गिरेगा तो हम लोग सेकेंड हाफ में रहेंगे, एंड फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान इस रीजन पे गिरे तो जैसा कि आपको बताया गया स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटाइएगा, जिसकी चर्चा पार्ट 21 में भी की जा चुकी है और इसकी चर्चा पार्ट 20 में की जा चुकी है। उन दोनों पार्ट को यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है, एक प्रकार से समझिए कि उसको रिवीजन किया जा रहा है एक साथ दोनों ही बातों को, पार्ट 20 एंड पार्ट 21 रिस्पेक्टिवली। आपने फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकेंड हाफ रिवर्स को देखा इंडिविजुअली, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बोथ केस एक साथ की दर्शाया जा रहा है, दैट इज अ रिवीजन ऑफ पार्ट 20 एंड 21 बोथ टुगेदर। ये हो रहा है, दोनों पे एक साथ रिवीजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रॉम लेफ्ट 14th गिरा, एंड 14th गिरा तो हम इस हाफ में है, इस हाफ में रहेंगे। तो सिंपली क्या करना है कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो 40 है उससे घटाएंगे, तो 14 को 40 से घटाया 26, फाइनली 24। इस प्रकार से आपका लेफ्ट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। क्योंकि ये रिवीजन ऑफ द पार्ट 20 एंड 21 है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसे शॉर्ट वे में ही निकालने का प्रयास करूं, क्योंकि केवल रिवीजन है। इसलिए मैं रेस्ट जो 3 कॉम्बिनेशन है उसमें कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि प्रत्येक कॉम्बिनेशन में 2-2 प्रॉब्लम डील करूं, या मैं भी 3 भी कर सकता हूं, देखता हूं। इन्हें मिटा दे रहा हूं। अब हम लोग चलेंगे, अगला जो कॉम्बिनेशन है वो है राइट राइट कॉम्बिनेशन पे। राइट राइट कॉम्बिनेशन की हम ऊपर चर्चा करेंगे। राइट 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 एंड राइट कॉम्बिनेशन पे अब हम लोग आ रहे हैं, राइट राइट एंड कॉम्बिनेशन पे आधारित प्रश्न की ओर। तो दोनों ही दिए गए डायरेक्शन राइट राइट है, इसलिए साइन माइनस होगा, और चूंकि राइट से प्रारंभ होगा, ये आफ्टर द प्रोसेसिंग जो मान गिरेगा वो फ्रॉम राइट की जाति का गिरेगा, दैट इज हम लोग का काउंटिंग इधर से होगा। तो
पहला प्रॉब्लम राइट राइट कॉम्बिनेशन पे गौर कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? लिखा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां क्या लिखा हुआ है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, तो 15 7 8 और 8 और 13 21, 8 और 13 21, 21 पर यू, आंसर यू हो गया। लेकिन इस प्रकार से मदारी की तरह जादू दिखाने से नहीं होता है, बल्कि कैंडिडेट्स को समझाना होता है। इसलिए आपको स्टेप बाय हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या? दाएं से, तो दाएं से को शॉर्ट फॉर्म में एफ आर लिखते हैं, क्योंकि फ्रॉम राइट कहा जाता है। दाएं से का मतलब फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर कितना? तो मैंने 15 लिखा। और दाईं ओर को टू दी राइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा? टी आर मैंने लिखा कितना? 7। दोनों ही दिए गए डायरेक्शन राइट हैं, इसलिए माइनस होगा 15 में 7 जब घटाएंगे तो कितना पीवी प्राप्त होगा? 8 की जाति का फ्रॉम राइट 8, ये फ्रॉम राइट 8 आ रहा है। और यदि दाएं से 8 को मान प्राप्त होता आफ्टर द प्रोसेसिंग, इफ फ्रॉम राइट 8 आपको प्राप्त होता है तो हम लोग सेकेंड हाफ में रहेंगे। और इस रीजन में दाएं से कोई भी मान प्राप्त होता, हमने क्या बताया था कि फर्स्ट हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को लाकर ऐड कीजिएगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? +13, कौन सा ये 13 है? तो फर्स्ट हाफ में जो स्थित अक्षरों की संख्या थी 13, उसको लाके ऐड किया ताकि कंटिन्यू करें। ये कैसा 8 है? ये कहने का अर्थ है कि ऐसा 8 है जो कि मूल क्रम में 13 के बाद आता है। तो 13 और 8 कितना रिजल्ट आ गया? 21, और 21 नंबर लेटर हम लोगों का यू, आंसर यू हो गया। क्लियर? सेकेंड प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं, और सेकेंड प्रॉब्लम है क्या कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 24वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 24वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? कहने का अर्थ है कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 24th लेटर फ्रॉम योर राइट इफ बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ दाएं से कितना दिया जा रहा है? तो दाएं से दिया जा रहा है 24, और दाईं ओर कितना दिया जा रहा है? तो दाईं ओर दिया जा रहा है 5।
तो दाएं से को फ्रॉम राइट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया एफ आर। एफ आर कितना 24 लिख दिया। और दाईं ओर को टू द राइट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म टी आर। टी आर कितना 5 हमने लिखा, राइट है इसलिए माइनस होगा। एंड फाइनली यहाँ पी भी कितना गिरा, तो पी भी गिर रहा है फ्रॉम राइट 19। और यदि दाएं से 19 नंबर आ रहा है तो दोनों ही 13 के खंड हैं। तो दाएं से 19 के आने का मतलब है कि इस 13 के खंड को क्रॉस करके हम लोग इस खंड में क्रॉस कर गए, और इस खंड में जब प्रवेश कर गए इस खंड को क्रॉस करके, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस 13 को घटा दीजिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है पी बी -13 ऑफ सेकेंड हाफ। इस रीजन में जब भी आइएगा फ्रॉम राइट पी बी -13 ऑफ सेकेंड हाफ की रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 19th पीवी आया है, और पीवी में क्या करना है -13 कर देना है। ये कौन सा माइनस करना है 13, ये सेकेंड हाफ में जो स्थित अक्षरों की संख्या 13 है उसको हम लोगों ने माइनस किया। पीवी यहाँ 19 है, पीवी -13 ऑफ सेकेंड हाफ बराबर क्या आ गया 6, और 6 नंबर लेटर हम लोगों का हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से आपका राइट एंड राइट का कॉम्बिनेशन फाइनल होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि चूंकि ये फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ का रिवीजन क्लास है, क्योंकि हमने इंडिविजुअली हमने पार्टिकुलरली जो है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ के अलग अलग पार्ट में डील किया, अलग अलग पार्ट में मैंने डील किया था। और जबकि यहाँ दोनों हाफ को एक साथ रिवर्स करके आपके सामने ला रहे, दैट इज द रिवीजन ऑफ पार्ट 20 एंड पार्ट 21। इट मीन्स टाइप 3 एंड टाइप 4 जो है रिवाइज किया जा रहा है एक साथ टाइप 5 के रूप में। इसलिए अनावश्यक जो है प्रश्न को बढ़ाकर जो है समय की बर्बादी करना तर्कसंगत नहीं होगा। तो अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। दोनों असमान डायरेक्शंस दिए गए हैं, इसलिए चार्ज प्लस होगा। एंड फर्स्ट टर्म पे लेफ्ट रखा गया है, इसलिए आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान गिरेगा फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात है फ्रॉम लेफ्ट 13 और लेस देन 13 देन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू, रिटर्न वैल्यू 14। यदि बाएं से कोई मान 13 या 13 से कम गिरा प्राप्त हो तो स्टैंडर्ड मान 14 से घटाइएगा, आपको अभिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। और यदि बाएं से कोई मान 14 to 26 देन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 40। यदि बाएं से कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत गिरे तो अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को 40 से घटाइएगा, जैसा कि आप पहले भी आपने देखा। तो चलते हैं लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के पहले प्रॉब्लम पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 12th to the right of 19th letter from your left if both half of the English alphabet be written in reverse order। क्या कहने का अभिप्राय है
which letter will be 12th to the right of 19th letter from your left if both of the English alphabet will be written in reverse order। तो फ्रॉम लेफ्ट बाएं से कितना दिया गया है 19th, बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म एफएल, एंड एफएल कितना एफएल 19th, एंड टीआर कितना दाईं ओर को टू द राइट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म टीआर, टीआर कितना तो टीआर 12 और लेफ्ट एंड राइट ऐड होगा, और जब यहाँ पे मान आया तो ये बन गया कितना 31 फ्रॉम लेफ्ट 31। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 31 नंबर लेटर तो नहीं होता है, तो जैसा कि मैंने बताया है, हम इस बात को बता चुके हैं कि आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक्सीड करता हो, बढ़ जाता हो, तो ऐसी स्थिति में जितना ही बढ़े उस मान को ही प्रॉपर मान के तौर पर कंसिडर करना है। कहने का अभिप्राय अगर 27 नंबर लेटर कहा जाता है तो 27 नंबर लेटर तो नहीं होता, तो आपको देखना है इंड तो 26 पे होता है अल्फाबेट, 26 से कितना बढ़ा 1, इसलिए 1। अगर 30 नंबर लेटर कहें तो 30 नंबर लेटर तो नहीं होता है, तो आपको देखना है कि 26 हुआ कितना बढ़ा 4। कहने का अर्थ है चाहे आप कोई भी श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं, श्रृंखला से जितना मान बढ़ जाए उस पर प्रोसेसिंग होगा। तो 31 इज इक्विवेलेंट ऑफ 31 कितना इक्विवेलेंट हो गया, कितना 26 से ज्यादा बढ़ गया तो 5, ये 5 कंसिडर किया जाएगा। इस मीन्स आपका रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट 5 कहने का अर्थ 26 क्रॉस करके 26 को पूरा कवर करके इस प्रकार से राउंड ले लिया 5 एक्सफिट करके। तो ये आप फर्स्ट हाफ में रहेंगे, क्या करना है स्टैंडर्ड वैल्यू 14 जो बनाया गया उससे आप घटाइए, 14 जो स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया गया है उससे 5 को घटाएंगे, अगेन आपका आंसर 9 पे आएगी। क्लियर। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं लेकिन हिंदी वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हिंदी में बोलूंगा उस समय ध्यान दीजिएगा। Which letter will be 7th to the right of 18th letter from your left if both half of the English alphabet be written in reverse order। कहा जा रहा है कि which letter will be 7, which letter will be 7 to the right of, which letter will be 7 to the right of 18th letter, which letter will be 7 to the right of 18th letter from your left if both half of the English alphabet be written in reverse order। कहने का अभिप्राय है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये कहने का मतलब है। तो बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में एफएल कहते हैं, फ्रॉम लेफ्ट बाएं से फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म एफएल कितना हमने 18 लिख दिया, और दाईं ओर को टू द राइट कहा जाता है, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म टीआर कितना 7, लेफ्ट राइट है ऐड करेंगे, फाइनली पीवी फ्रॉम लेफ्ट 25, 5 आपको गिर रहा है, 25 गिर रहा है, 25 गिर रहा है, बाएं से 25 गिर रहा है, एंड फ्रॉम लेफ्ट 25 अगर गिरे तो 13 के खंड को क्रॉस करके हम लोग इस खंड में रहेंगे। और मैंने बताया है कि फ्रॉम लेफ्ट 14 टू 26, 14 टू 26, देन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 40 टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर।
यदि कोई मान बाएं से 14 से 26 के अंतर्गत गिरे, बाएं से 14 से 26 के अंतर्गत गिरे, तो अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए, अभिष्ट अक्षर प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटाइएगा। 40 कहाँ से आया है? तो n का मान 14 और z का मान 26 को जोड़कर स्टैंडर्ड मान 40 बनाया गया है। इस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से आप घटाएंगे, तो 40 से घटाएंगे तो हम लोगों का रिजल्ट कितना आया? 15, और 15 नंबर लेटर क्या होता है? वो। तो आंसर हम लोगों का वो हो गया। इस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन भी फाइनल होता है। और अब हम लोग चलेंगे राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे, राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे। राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे चूंकि प्रश्न का प्रारंभ राइट से होगा, फर्स्ट टर्म पे राइट को रखा गया है, इसलिए आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होगा, जो भी पीवी प्राप्त होगा, वो फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होगा। अर्थात हम लोगों को इधर से काउंटिंग करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लिखा है फ्रॉम राइट 13 और लेस देन 13, देन एट 13 ऑफ फर्स्ट हाफ विथ दैट वैल्यू टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो अभिष्ट अक्षर प्राप्त करने के लिए उस मान में फर्स्ट हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को ऐड कीजिएगा। और दाएं से कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत हो, दाएं से कोई मान 14 से 26, दैट इज दाएं से 13 या 13 से कम इस रीजन में, और दाएं से 14 से 26 इस रीजन में। तो दाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत आए तो क्या करना है? उससे इस हाफ वाला जो 13 है, सेकेंड हाफ वाला 13 लेटर है, घटा दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रश्न को देखिए, पहला नंबर प्रॉब्लम, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से पांचवें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 7 to the left of fifth letter from your right if both half of the English alphabet be written in reverse order। तो आपके दाएं से को फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर कितना? 5 हम लोगों ने लिख दिया। और बाईं ओर को टू द लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म टी एल कितना? तो 7। तो लेफ्ट राइट है, ऐड करेंगे, फाइनली पीवी 12 गिर रहा है, फ्रॉम राइट 12 गिर रहा है। और यदि दाएं से 12 गिरेगा तो आप इस रीजन पे रहिएगा, और इस रीजन पे रहेंगे तो क्या दिखाया गया? पीवी प्लस 13 और फर्स्ट हाफ वाले 13 को लाके कंटिन्यू करते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम राइट 13 और लेस देन 13, देन एट 13 ऑफ फर्स्ट हाफ विद दैट वैल्यू टू रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम गिरे तो आप इस रीजन पे रहिएगा। तो क्या करना है? फर्स्ट हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस 13, कौन सा ये प्लस 13 है? तो फर्स्ट हाफ में जो 13 लेटर थे उसको ऐड किया तो 25, और 25 नंबर लेटर हम लोगों का क्या होगा? वाई। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया? वाई। दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों
अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। आपसे कहा जा रहा है दाएं से 11वें अक्षर के बाईं ओर 7वां, दाएं से 11, बाएं से 7वां, नहीं, बाईं ओर 7वां। कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 7 to the left of 11th letter from your right if both half of the English alphabet be written in the order। क्या कहने का अभिप्राय है? Which letter will be 7 to the left of 11th letter from your right if both half of the English alphabet be written in reverse order। तो आपके दाएं से कितना 11, दाएं से को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? FR, क्योंकि फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म है FR। FR कितना 11, 11 हम लोगों ने लिख दिया। और बाईं ओर को टू दी लेफ्ट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में TL। TL कितना तो 7, 7 लिख दिया गया, लेफ्ट राइट ऐड होगा। फाइनली PB कितना गिरा? फ्रॉम लेफ्ट 8, फ्रॉम राइट 18th और फ्रॉम राइट 18th गिरेगा तो इस 13 के खंड को क्रॉस करके आप इसमें आ जाइएगा। इस खंड की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यहाँ दिखाया गया PB -13 ऑफ सेकंड हाफ। ये हाफ वाले को कोई जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। वही लिखा गया है कि दाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत आए तो अभिष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान से सेकंड हाफ के 13 को घटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे 13th ऑफ सेकंड हाफ आप घटा लीजिए, क्योंकि सेकंड हाफ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फर्स्ट हाफ में पहुंच चुके हैं, तो सेकेंड हाफ के घटा लेने पर कितना होगा? 18 में 13 गया 5, 5 नंबर लेटर ही आपका आंसर ही हो गया। क्लियर? चलते हैं एक लास्ट प्रॉब्लम पे, और इस प्रकार से बोथ हाफ रिवर्स का केस जो है कंक्लूड हो जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम पे देखिए। Which letter will be 6th to the left of 4th letter from your right if both half of the English alphabet be written in reverse order। कहा जा रहा है which letter will be 6 to the left of 4th letter from your right if both half of the English alphabet be written in reverse order। कहने का अभिप्राय है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से को इंग्लिश में फ्रॉम राइट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म FR कितना 4। तो क्या कहेंगे? 4, 6, 10, 10 और 13, 23 W। क्या 4, 6, 10, 10, 13, 23 W। लेकिन बार बार हम बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से मदारी की तरह करने से कैंडिडेट नहीं समझते हैं। कैंडिडेट को समझ आ जाए ऐसा नहीं होता है।
हाँ, इतना तो मैं बार बार कहता हूँ, बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि when you command the related topic to solve more and more problem, then you represent this type of magic, then you show this type of magic, then you solve this type of magic, alternate trick, by help of alternate trick, by ultra approach. लेकिन इनिशियल फेज में आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। हाँ, जब आपका कमांड हो जाए तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको पेन छूना तक नहीं है। इस प्रकार के प्रॉब्लम वर्बली बनाए जाते हैं, जैसे मैं बताता हूं। क्या 6 4 10 10 13 23 डब्ल्यू, 6 4 10 10 13 23 डब्ल्यू, ये भी नहीं बोलेंगे, केवल इतना देखेंगे, बोल देंगे डब्ल्यू। समझ रहे ना? लेकिन इनिशियल स्टेज में स्टेप बाय स्टेप। फ्रॉम राइट 4 एंड टू द लेफ्ट कितना बोला जा रहा है? 6। फाइनली कितना हो गया? पीबी ऐड करेंगे, फ्रॉम राइट 10 हो गया। और जब दाएं से 10 गिर रहा है तो इस रीजन पे रहेंगे, इस रीजन पे रहेंगे तो क्या करना होगा? फर्स्ट हाफ वाला 13 जो है ऐड कीजिएगा, फ्रॉम राइट 14 13 और लेस देन 13, देन ऐड 13 ऑफ फर्स्ट हाफ विद दैट वैल्यू टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। आप फर्स्ट हाफ वाले 13 जो लेटर हैं यहाँ पे ऐड कीजिए। फर्स्ट हाफ में स्थित अक्षर की संख्या जो 13 ऐड करते हैं तो 23 हो गया, और 23 नंबर लेटर हो गया डब्ल्यू। और इस प्रकार से आपका जो है वो था रिवर्स का प्रॉब्लम भी समाप्त होता है। पार्ट 20 आप 22 आपका कंक्लूड होता है, टाइप 5 आपका कंक्लूड होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अर्थात पार्ट 23 एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट टाइप 6 में आप फिर से उपस्थित होंगे, जिसका कि टॉपिक होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट इफ बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर। कहने का अभिप्राय है कि पार्ट 23 एंड टाइप 6 के तहत हम आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित होंगे अल्फाबेट के उस कंडीशंस के साथ कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात इंटरचेंज कर दिया जाए। कहने का अभिप्राय है कि A to M जो है N to Z के प्लेस पे चले जाएगा, और N to Z A से M के प्लेस पे आ जाएगा। वैसी जब स्थिति होगी तो उस पर आधारित प्रश्नों के साथ हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे पार्ट 23 टाइप 6 की प्रॉब्लम के साथ। इस प्रकार से पार्ट 22 कंक्लूड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। मैंने इसे बताया भी कि ये पार्ट 20 और 21 का रिवीजन एक प्रकार से था, क्योंकि पार्ट 20 और 21 में रेस्पेक्टिवली फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स को मैंने कराया था। यहाँ पे दोनों हाफ रिवर्स एक साथ आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही आपको समझ में आया, समझ जरूर आई होगी, समझ आ रही होगी। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि बारीकी से अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। बारीकी से अगर आप अवलोकन करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रत्येक बात समझ में आएगी, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। प्लस मैं ये आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक टाइप के बाद आफ्टर फिनिशिंग द एवरी टाइप जो है आई कंडक्ट MCQ रिलेटेड टू दैट टाइप। मैं प्रत्येक टाइप के बाद उस टाइप से संबंधित MCQ टेस्ट भी जो है अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए काइंडली आप लोग उस टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने का प्रयास करें। आफ्टर ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे लेक्चर को अगर पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करें। आफ्टर ऑल जो है बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड हो तो उसके विलंब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं पार्ट 22 कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।